साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के प्राचीन काल के इतिहास में चौहान वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पिछली दो कक्षाओं में हमने जो चौहान वंश है, सांबर के चौहान वंश है, उनके हमने मूल स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। वो अपना आपको किस वंश से जोड़ते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं, चंद्रवंशी मानते हैं, ब्राह्मण उत्पत्ति का मत स्वीकार करते हैं। तो उनसे जुड़े हुए जितने भी वंश उत्पत्ति के सिद्धांत थे वे सिद्धांत भी हमने देख लिए। सांबर के चौहानों के संस्थापक कौन है, चौहानों के मूल पुरुष कौन है, उनके प्रारंभिक शासक कौन कौन से थे, इन सारी बातों को भी हमने पिछली दो कक्षाओं में देख लिया है। और राजपूताना में जहां जहां पर आपके चौहान वंश की शाखाएं हैं, उन शाखाओं को भी हमने मानचित्र के माध्यम से देखने का प्रयास किया है। तो जो बेसिक बातें हैं वो हमने पिछली दो कक्षाओं में देख ली है। अब आज हम जो आपके पृथ्वीराज प्रथम है, फिर अजयराज है, फिर आपके अर्णोराज हैं, ऐसे जो उनके अगले आने वाले शासक हैं, उन आने वाले शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हमने जब सांबर के चौहान वंश के शासकों को पढ़ना शुरू किया था तो हमने कहा था कि जैसे इनके जो मूल पुरुष हैं, जिनको हम चाहमान नाम से जानते हैं, और चाहमान के बाद में जो उनके सबसे पहले जो हम कह सकते हैं प्रसिद्ध शासक हुए हैं, उनका नाम था आपके वासुदेव चाहमान। और वासुदेव चाहमान जिन्होंने ही सांबर क्षेत्र के अंदर चौहानों की सत्ता स्थापित की थी। तो वासुदेव चाहमान से लेकर सांबर के चौहानों के अगर हम अंतिम शासक देखें पृथ्वीराज तृतीय, तो इस दौरान जितने भी शासक हुए हैं उन सभी शासकों को हम तीन ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो वासुदेव चाहमान है, वासुदेव चाहमान से लेकर अजयराज के पूर्व तक, अजयराज के पूर्व तक मतलब पृथ्वीराज प्रथम तक जितने भी शासक हुए हैं उन सबको हम शासकों को चौहान शक्ति के आरंभिक काल के शासक मानते हैं। और उसके बाद में जब अजयराज शासक बनते हैं तो अजयराज से लेकर सोमेश्वर चौहान तक जो शासक होते हैं उनको हम बोलते हैं सांबर के चौहानों के साम्राज्य निर्माता के शासक। और जब पृथ्वीराज तृतीय आपके शासक बनते हैं सांबर के, तो हम उनके काल को चरमोत्कर्ष का काल मानते हैं। सर्वाधिक विस्तार इसी समय हुआ था। हम इस काल को संघर्ष का काल भी मानते हैं क्योंकि इसी समय आपके चौहानों का हम कह सकते हैं कि जो चालुक्य है, परमार है, घेड़वाल है, तुर्क है, उन सबसे संघर्ष भी चरम पर था। और क्योंकि आपके मोहम्मद गोरी से परास्त हो गए थे पृथ्वीराज तृतीय तराइन के सेकंड युद्ध में, तो हम इस काल को पतन का काल भी बोलते हैं। तो हमने चौहानों की शक्ति का जो आरंभिक काल है उनमें हमने लगभग सभी शासकों के बारे में पढ़ लिया है। केवल एक शासक बचे हैं, वो है पृथ्वीराज प्रथम। और जैसे पृथ्वीराज प्रथम हम पढ़ लेंगे तो हमारी जो पहला सेगमेंट पूरा हो जाएगा चौहान शक्ति का आरंभ वाला। और जैसे हम अजयराज को पढ़ना शुरू करेंगे आज की कक्षा में, तो वो आपके सेगमेंट शुरू होगा आपके साम्राज्य निर्माण का काल। विग्रराज तृतीय के बाद में जो अगले शासक आए थे वे उनके पुत्र आपके पृथ्वीराज प्रथम आए थे। और पृथ्वीराज प्रथम भी चौहानों के जो प्रारंभिक शासक है उन शासकों में एक प्रतापी शासक माने गए हैं। और इसी के अनुसार उन्होंने कुछ उपाधि धारण की है। जैसे एक उनकी उपाधि थी परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर। ये उपाधि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हमने चौहानों के प्रारंभिक शासक पढ़े हैं तो हमने कहा था कि वहां पर एक शासक आए थे विग्रराज सेकंड। विग्रराज सेकंड ने भी आपके परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर की उपाधि ली है। और वैसी उपाधि आपके पृथ्वीराज प्रथम नहीं ली है। जो आपके ये पृथ्वीराज प्रथम है उन्होंने शाकंभरीनाथ की भी उपाधि धारण की है। तो ये जो दोनों उपाधियां हैं, ये दोनों उपाधियां इस ओर संकेत करती है कि प्रारंभिक शासकों में ये भी एक प्रकार से प्रतापी शासक रहे हैं। अगर हम इनकी सैनिक उपलब्धियों की बात करेंगे तो इनका भी चालुक्य संघर्ष हुआ है। जब हमने चौहानों के प्रारंभिक शासकों हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि एक तो मालवा के क्षेत्र में रहने वाले जो परमार वंश है और गुजरात के क्षेत्र में रहने वाले आपके चालुक्य वंश के शासक हैं। और इनके अलावा जो उत्तरी पश्चिमी ओर से जो आक्रमणकारी थे आपके तुर्क आक्रमणकारी, इनसे बार बार आपके सांबर के चौहानों का संघर्ष हुआ है। और प्रारंभिक काल के जितने भी शासक हुए हैं उनका कभी न कभी चालुक्यों, परमारों और तुर्क को संघर्ष हुआ है। तो पृथ्वीराज प्रथम के समय भी उनका चालुक्य संघर्ष तब हुआ जब 1105 में 700 से अधिक चालुक्य पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटपाट मचाने के उद्देश्य से प्रवेश कर गए। ब्राह्मणों और यहाँ के संसाधनों को लूटने के उद्देश्य से जो 700 चालुक्य जब पुष्कर में प्रवेश कर गए तो उन्हें रोकने के उद्देश्य से पृथ्वीराज प्रथम ने उन 700 से अधिक जो चालुक्य सैनिक थे उनकी हत्याएं करवा दी। और इस पूरी की पूरी जो घटना है उस घटनाक्रम की जानकारी हमें पृथ्वीराज विजय जो जयानक द्वारा लिखा गया ग्रंथ है उस ग्रंथ से मिल जाती है। तो परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि 700 से अधिक चालुक्यों की हत्या करवाने का जो आपके कार्य है वो किस चौहान शासक ने करवाया, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके पृथ्वीराज प्रथम। तो इस प्रकार से हमने पृथ्वीराज प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इनका भी तुर्कों से भी संघर्ष हुआ है। जो आपके प्रबंध कोश ग्रंथ है हम पढ़ चुके हैं। प्रबंध कोश ग्रंथ में कई बार हमें कई जगहों पर चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। और इस प्रबंध कोश ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है
कि पृथ्वीराज प्रथम का भी तुर्कों से संघर्ष हुआ है। देखिए विद्यार्थियों, जो आपके चौहानों का तुर्कों से संघर्ष होता है, इसके लिए हम एक अलग से कक्षा में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे कि किस किस शासकों, किन किन तुर्कों से आने वाले सेनापतियों, उनके शासकों संघर्ष करना पड़ा है। जब आप चौहानों के शासक पढ़ते हैं तो जो प्रारंभिक शासक थे, जैसे गोपेंद्र राज हो, दुर्लभ राज फर्स्ट हो, सिंह राज हो, दुर्लभ राज सेकंड हो, गोविंद तृतीय हो, चामुंड राज हो, जितने भी शासक हैं उन सबको तुर्कों से संघर्ष करना पड़ा है। क्योंकि तुर्क ये आपके जो विदेशी लोग हैं, ये भारत आपके उनके संसाधनों को लूटने के उद्देश्य से आते थे। और हम देखते हैं कि जो आपकी बाउंड्री है भारत की, यहाँ पर आपके राजपूताना क्षेत्र है, और राजपूताना क्षेत्र में जो दो प्रारंभिक हम मानते हैं महत्वपूर्ण शासक हुए थे यहाँ पर वंशों में, एक तो आपके थे गुर्जर प्रतिहार और एक तो आपके चौहान। तो गुर्जर प्रतिहारों को जिस प्रकार अरबों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा है, उसी प्रकार चौहानों को आपके तुर्कों के आक्रमण का सामना करना पड़ा है। और ये तुर्कों के आक्रमण गोपेंद्र राज, जो आपके 7वीं 8वीं शताब्दी के शासक थे, वहां से शुरू हुए और 12वीं शताब्दी तक ये तुर्की आक्रमण चले हैं। और उनका अंत तब हुआ जब 12वीं शताब्दी में 1192 के अंदर, जब तराइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय हैं वो पराजित हो गए और मोहम्मद गोरी विजय हो गए, तब जाकर तुर्की आक्रमणों का आपके समापन हुआ। यानी उन्होंने लगभग आपके 3 से 4 शताब्दी तक लगातार आपके राजपूताना के क्षेत्र पर हमला किया है और अंत में जाकर उनको विजय मिली है, जब आपके सांबर के शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। तो इस प्रकार से हर एक चौहान शासक को कभी न कभी तुर्की आक्रमण का सामना करना पड़ा है। और ऐसे आक्रमण का सामना अपने पृथ्वीराज प्रथम ने भी किया है। एक तुर्क सेनापति थे जिनका नाम था बगुली शाह, और बगुली शाह को पृथ्वीराज प्रथम ने पराजित किया है। इसीलिए पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता ये पदवी दी गई है। तो अब आपने इनकी 3 उपाधियों चर्चा कर ली है पृथ्वीराज प्रथम की। एक हो गई परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर, क्योंकि शाकंभरी के शासक हैं, तो एक उपाधि हो गई आपके शाकंभरीनाथ। और क्योंकि उन्होंने तुर्क सेनाओं को पराजित किया है और वो तुर्क सेनापति थे आपके बगुली शाह, इसलिए प्रबंध कोश में इन्हें तुर्क सेना का विजेता भी कहा गया है। अगर हम इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि की बात करेंगे पृथ्वीराज प्रथम की, तो जो आपके जीण माता का मंदिर है रेवा से सीकर में, वहां से एक शिलालेख मिला है और ऐसा माना गया कि इस शिलालेख की रचना आपके पृथ्वीराज प्रथम के समय हुई थी। रणथंभौर में जो जैन मंदिर है, उस जैन मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाने का श्रेय भी आपके पृथ्वीराज प्रथम को दिया जाता है। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है, राजपूताना से सोमनाथ की ओर जाने पर उन्होंने जगह जगह पर विश्राम स्थल बनवाए यात्रियों के लिए। तो इस प्रकार से इन्होंने सैनिक उपलब्धि भी प्राप्त की है और उन्होंने सांस्कृतिक उपलब्धि भी प्राप्त की है। इसलिए प्रारंभिक शासकों में पृथ्वीराज प्रथम को भी एक महान और प्रतापी शासक कहा गया है। पृथ्वीराज प्रथम के बाद में जो अगले शासक आएंगे वो है अजिराज। और जैसा कि हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है उन्होंने ये कहा है कि जब सांबर में अजिराज का शासन आपके प्रारंभ हुआ, वह काल आपके सांबर के चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल था। अजिराज के उपरांत हम अगले शासक देखेंगे आनाजी, या जिन्हें हम अर्णोराज भी कहते हैं। और इनके बाद में जो हम अगले शासक देखेंगे वो भी है आपके बिशल देव अर्थात विग्रह चतुर्थ। जो ये तीनों शासक हैं, इन तीनों शासकों का जो काल है वे काल आपके चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल माना जाता है, जिसका फिर हम चरमोत्कर्ष आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय देखते हैं। तो जो सांबर के चौहानों के जो साम्राज्य निर्माण का काल है उसका प्रारंभ आपके अजयराज के समय होता है। और ये बात कहने वाले जो है आपके वो है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। अब ये इन्होंने क्यों कहा है साम्राज्य निर्माण का काल, तो इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि अजयराज के समय जो सैनिक उपलब्धियां हैं वो प्रारंभिक शासकों की तुलना में हमें ज्यादा दिखाई देती है, इसलिए इस काल को हम साम्राज्य निर्माण का काल बोलते हैं। अगर हम इनकी सैनिक उपलब्धियों की बात करेंगे तो उन्होंने मालवा के परमार वंश शासक नरवर्मन को पराजित किया। तो हमने ये बात पहले भी देखी है विद्यार्थियों कि जो आपके चौहान शासक है उनका परमाणु संघर्ष हुआ है। और हम परमाणु संघर्ष हमने अगर हम देखें कहां से हुआ है, तो हम देखेंगे जब आपके वीरीराम शासक थे चौहानों के, तब परमार भोज ने आक्रमण करके सांबर को जीत लिया था। फिर वीरीराम के बाद जब चामुंडराज शासक बने तो उन्होंने वापिस परमार को पराजित करके सांबर पर अधिकार किया था। इसी प्रकार दुर्लभ राज थर्ड थे, उन्होंने उदयादित्य से संघर्ष किया और बाद में उनसे संधि करके मधुर संबंध बनाई। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं वीरराम है, चामुंडराज है, दुर्लभ राज है, उनका कभी न कभी किसी न किसी स्तर पर परमाणु संघर्ष हुआ है। और यही संघर्ष आगे बढ़ा आपके अजयराज के समय। और अजयराज के समय जो परमार वंश के शासक थे उनका नाम था नरवर्मन, और इस नरवर्मन को उन्होंने पराजित किया और उसके सेनापति सुरण थे, कहते हैं कि घोड़े के पीछे बांधकर उनको अजमेर लाया गया। तो जो परमाणु संघर्ष करने की बात है वो आगे बढ़ाई आपके अजयराज जी ने। और जब ये आपके परमाणु को उन्होंने परास्त किया तो उसी समय उन्होंने चाचिंग, सिंधुल और ऐश्वर्या जैसे राजाओं को भी परास्त किया था। और बयाना, जिसको प्राचीन काल हम श्रीपंत कहते हैं, जिसकी आज के अगर अवस्था देखें तो भरतपुर में है, इस क्षेत्र को जीतने का श्रेय भी आपके अजयराज को दिया जाता है। तो परमार वंश के शासक को पराजित करना,
चाचिंग, सिंधुल, यशोराज जैसे शासकों को परास्त करना, बयाना, भरतपुर पर अधिकार करना, ये सारी की सारी सैनिक उपलब्धि आपके अजयराज की है। इनके अलावा इनका भी तुर्कों से संघर्ष हुआ है। अभी हमने देखा था जिस प्रकार पृथ्वीराज प्रथम ने बगुली शाह को परास्त किया है और तुर्क सेना का विजेता उपाधि ली है, उसी प्रकार अजयराज को भी तुर्की सेना से संघर्ष करना पड़ा था। और इस जो आपके तुर्की संघर्ष है इसकी जानकारी भी हमें पृथ्वीराज विजय ग्रंथ से मिलती है। ऐसा माना गया कि जो तुर्क सेनापति थे सालार हुसैन, हालांकि प्रबंध कोश ग्रंथ में यह नाम हमें मिलता है सुल्तान शहाबुद्दीन। आप कंफ्यूज ना होवे, दोनों नाम साथ में नहीं आएंगे, परीक्षा में आएंगे तो फिर एक ही नाम ही आएगा। सालार हुसैन कुछ किताबों में सालार हुसैन है और प्रबंध कोश ग्रंथ में नाम सुल्तान शहाबुद्दीन है। और इनको परास्त करने का श्रेय भी आपके अजयराज को दिया जाता है। और जैसे ही अजयराज ने सुल्तान शहाबुद्दीन को परास्त किया तो उसने गर्जन मतंगा नामक उपाधि ली। इन्हें गर्जनो मातंग भी कहा जाता है और गर्जन मतंगा भी कहा जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये उपाधि आपके अजयराज ने ली है क्योंकि उन्होंने तुर्की सेना को आपके परास्त किया है। गजनी शासक बेहराम शाह को भी पराजित करने के इन्हें श्रेय दिया गया है। आधुनिक अफगानिस्तान में एक स्थान है गजनी, और गजनी के जो शासक हैं वही बाद में कहलाए थे आपके गजनवी। मध्यकाल में इतिहासकार थे मिनाजुद्दीन सिराज, और मिनाजुद्दीन सिराज ने इस बात को कंफर्म किया है अपने किताबों के माध्यम से कि बेहराम शाह को परास्त करने का जो श्रेय है वो आपके अजयराज को दिया जाता है। तो इस प्रकार हम ये बात जान पा रहे हैं कि जब आपके पृथ्वीराज प्रथम है उन्होंने आपके तुर्की सेना को परास्त किया तो उसकी उपाधि होगी तुर्क सेना का विजेता, और जब अजयराज ने तुर्की सेना को परास्त किया तो उनकी उपाधि होगी आपकी गर्जन मातंग। तो ये तुर्कों से संघर्ष, ये बात भी आप ध्यान रखें। ये केवल आपके सैनिक उपलब्धि तक ही सीमित नहीं रहे, ये कुशल निर्माता भी थे। हम सब जानते हैं आधुनिक काल का अजमेर नगर, और अजमेर नगर के साथ में जो आपके अजयमेर दुर्ग हैं इसको आपके बनाने और उनको बसाने का श्रेय आपके अजयराज को दिया जाता है। हालांकि ये बात हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने अजमेर नगर बसाया क्यों, अजयमेर दुर्ग क्यों बनाया। तो इसके पीछे एक प्रमुख ये कारण था कि चौहानों का आपके बार बार परमारों से भी संघर्ष हो रहा है, तुर्कों से भी संघर्ष हो रहा है और चालुक्य से भी संघर्ष हो रहा है। तो एक शासक ये चाहता है कि जब लगातार आपके आसपास के क्षेत्रों से संघर्ष होता है तो उसकी राजधानी ऐसी जगह हो जो सामरिक दृष्टि से आपके सुरक्षित हो, और सांबर सामरिक दृष्टि से एक सुरक्षित स्थान नहीं है। तो एक सुरक्षित स्थान प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक ऐसे स्थान की खोज की जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हो। तो जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है उन्हीं के बीच में जो उन्होंने नगर बसाया वो आधुनिक काल में आपके अजमेर नगर माना गया है। और इसी अजमेर नगर पर उन्होंने जो दुर्ग बनाया उस दुर्ग का नाम था आपके अजयमेर दुर्ग। तो परमाणु तुर्की आक्रमणों से बचने और सामरिक दृष्टि से सुरक्षित राजधानी जब इन्हें आवश्यकता महसूस हुई तब जाकर उन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की। 1113 में अजमेर नगर की स्थापना हुई और यहाँ उन्होंने अजयमेर दुर्ग बनवाया, और शासन प्रशासन चलाने के लिए, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर उन्होंने विशाल टकसाल भी स्थापित की। टकसाल का अर्थ हो गया वे जगह, वे यंत्रालय जहां पर आपके मुद्राओं को छापा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 3 काम उन्होंने वहां पर किए हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो हम तारागढ़ या आपके अजयमेर दुर्ग देखते हैं तो जब हम दुर्गों में पढ़ेंगे इस बात को और विशेष तौर से, लेकिन हम कुछ बातें यहाँ पर भी हम पढ़ लेते हैं कि जो आपके ये तारागढ़ है या जो आपके अजयमेर दुर्ग है इसको गढ़ बीटली भी कहते हैं। गढ़ बीटली इसलिए कहा जाता है क्योंकि किला बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको गढ़ बीटली बोल दिया। तो बिशप हेबर महोदय है, इन्होंने इसे भारत का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। जिब्राल्टर एक दुर्ग है, एक स्थान बना हुआ दुर्ग है, स्पेन में आधुनिक काल में, यूरोप महाद्वीप में। और क्योंकि ये जो जिब्राल्टर दुर्ग में जो विशेषताएं हैं वही विशेषता में अजयमेर दुर्ग में मिलती है। जिस प्रकार जिब्राल्टर दुर्ग को अपने ही क्षेत्रीय आक्रमणों का सबसे अधिक सामना करना पड़ा, उसी प्रकार अजयमेर जो आपके दुर्ग है उसको भी अपने क्षेत्रीय आक्रमणों का सर्वाधिक सामना करना पड़ा। इसलिए बिशप हेबर महोदय ने इस दुर्ग को आपके भारत का या पूर्व का जिब्राल्टर कहा। हरविलास शारदा जो इतिहासकार है उन्होंने इस दुर्ग को कोकिला हिल या भारत का पहला गिरी दुर्ग कहा था। और पृथ्वीराज सिसोदिया के समय ये दुर्ग आपके तारागढ़ कहलाया। अब पृथ्वीराज सिसोदिया के समय ये दुर्ग तारागढ़ क्यों कहलाया उसकी कहानी को भी आप यहाँ समझ लीजिए। जो आपके रायमल थे, जो आपके मेवाड़ के जो राणा सांगा के शासक थे रायमल, इन्हीं के एक पुत्र थे आपके महाराणा सांगा, और सांगा के एक भाई अर्थात रायमल के एक दूसरे पुत्र थे पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी उनका नाम था तारा, जो इस अजयमेर दुर्ग में निवास करती थी। तो अपनी पत्नी के नाम पर ही पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया। ये पृथ्वीराज सिसोदिया वही है जिनको हम इतिहास में उड़ना राजकुमार कहते हैं। ये तेज गति से अपने घोड़े को दौड़ाते थे, तेज धावक थे, इसलिए इनको उड़ना राजकुमार नाम से जाना गया है। तो जो ये उपनाम है इस किले को भी हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया है। अब विद्यार्थियों, कुछ बच्चों के मन में एक समस्या होती है कि सर कई किताबों में हमें ये अजयपाल नाम नजर आता है
और कई किताबों हमें अजयराज नाम नजर आता है। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि अजयपाल एक अलग शासक हैं और अजयराज एक अलग शासक है। हमने वासुदेव चाहमान के बारे में पढ़ा। वासुदेव चाहमान के बाद में जो अगले शासक हुए थे सामंतराज के बारे में पढ़ा। और सामंतराज के बाद जो अगले शासक हुए थे वे शासक थे आपके अजयपाल। यानी सांबर के चौहानों में जो तीसरे शासक थे उनका नाम अजयपाल था। इनका कालक्रम 6ठी-7वीं शताब्दी में था। और अभी हम जो अजयराज पढ़ रहे हैं वो 12वीं शताब्दी के शासक हैं और पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र हैं वो। तो यहाँ पर आपको दो बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अजयपाल वो पूर्व में हुए थे, अजयराज उनके बाद में शासक हुए थे। हरविलास शारदा जो इतिहासकार है उनका कहना था कि जो अजमेर नगर बसाया है ये अजयपाल ने बसाया है, जो 6ठी-7वीं शताब्दी में हुआ है। जबकि आधुनिक काल जितने भी इतिहासकार हैं जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा है, कर्नल जेम्स टोड है, इनका यह मानना है कि जो अजमेर बसाने का काम और अजमेर दुर्ग बनवाने का काम अजयराज ने किया है। और परीक्षा की दृष्टि से हम अजयराज को ही सही मानते हैं। हालांकि परीक्षा में दोनों ऑप्शन साथ नहीं आते हैं, अगर आ भी जाते हैं तो उत्तर उसका सही अजयराज होगा। अगर हम आर्थिक उन्नति का काल देखें, क्योंकि देखिए विद्यार्थियों, आर्थिक उन्नति तब होती है जब आपके क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता हो। क्योंकि अजयराज ने अपने आसपास के समस्त क्षेत्रों को जीता है और अपने क्षेत्र में शांति स्थापित की है। और शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने एक नई राजधानी भी बनाई है। तो उनके काल में एक प्रकार से राजनीतिक स्थिरता थी। अजमेर को राजधानी बनाने के बाद में कोई राजनीतिक इतना उठापटक नहीं हुआ था। तो राजनीतिक स्थिरता जब होती है किसी क्षेत्र में तो उस क्षेत्र फिर व्यापार को, उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। और व्यापार उद्योगों को नियमित जारी रखने के लिए उन्हें मुद्राओं की आवश्यकता पड़ती है। बिना मुद्रा के ना तो व्यापार हो सकता है ना उद्योग हो सकता है। तो अजयराज जी ने चौहानों के प्रथम शासक बने जिन्होंने अपने स्वयं की मुद्रा चलाई। उन्होंने चांदी और तांबे की मुद्रा चलाई जिस पर श्री अजयदेव लिखा हुआ था। अब ये परीक्षा में खूब बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि ये जो चौहानों के पहले शासक जिसने स्वयं की मुद्रा चलाई, अपने नाम से मुद्रा चलाई है, वे शासक हो जाएंगे आपके अजयदेव। इनकी कुछ जो आपके मुद्राएं हैं उन मुद्राओं पर इनके पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी जी को भी आसीन होते दिखाया गया है। और उनकी जो चांदी और तांबे की मुद्रा है उस मुद्रा पर उनकी जो रानी है जिसका नाम है सोमलेखा या सोमलवती, उनका नाम भी अंकित है। तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रानी सोमलेखा या सोमलवती ये किन से संबंधित हैं? तो ये आपके पृथ्वीराज, माफ कीजिए, अजयराज से जुड़े हुए हैं। अजयराज की पत्नी है सोमलेखा या सोमलवती और इनका नाम भी मुद्राओं पर आपके लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है उसमें कह दिया गया है कि अजयराज ने समस्त पृथ्वी को चांदी की मुद्रा से ढक दिया। ये एक प्रकार का काव्यात्मक वर्णन है। इस समय एक बात ही पता लगा सकते हैं कि उन्होंने, हम कह सकते हैं, विस्तृत मात्रा में आपके चांदी और तांबे के सिक्के आपके जारी किए हैं। इसलिए पृथ्वीराज विजय में काव्यात्मक रूप से कह दिया है कि उन्होंने समस्त पृथ्वी को मुद्रा से ढक दिया है। तो देखिए विद्यार्थी, मुद्रा तभी जारी होती है, आर्थिक उन्नति तभी होती है जब आपके साम्राज्य में एक प्रकार से स्थिरता हो, आपके साम्राज्य के एक प्रकार से निर्माण पूर्ण हो रहा हो। तो इस प्रकार से राजनीतिक स्थिरता की वजह से इनका काल आर्थिक उन्नति का काल भी कहा गया है। और जितने भी इसके इनके जो चांदी और तांबे के जो सिक्के मिले हैं वो उनमें अधिकांश सिक्के हमें उत्तर प्रदेश के मथुरा से प्राप्त हुए। और यहाँ पर आप देख लीजिए इनके जो सिक्के हैं उनका भी मैंने कुछ चित्र लाने का प्रयास किया है। आगे हम देखेंगे तो देखिए विद्यार्थियों, ये एक सैनिक विजय इन्होंने की है, इन्होंने सांस्कृतिक उपलब्धि प्राप्त की है। इसके साथ एक प्रकार से धार्मिक सहिष्णु शासक भी थे, ये शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। जो आपके अजयराज जी थे वो शैव पंथ के अनुयायी थे। हम सब जानते हैं जो भगवान शिव को मानते हैं वो शैव कहलाते हैं और जो भगवान विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। तो जो अजयराज है वो शैव पंथ है, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों का भी सम्मान किया। जैसे इन्होंने अजमेर के अंतर्गत पार्श्वनाथ मंदिर जो आपके जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है उनके लिए स्वर्ण कलश दान किया। आपने ऐसा ही एक भी पहले पॉइंट पढ़ा था जब हमने देखा था पृथ्वीराज प्रथम ने रणथंबोर के जो मंदिर है उसके लिए स्वर्ण कलश दान दिया था। और अजमेर के जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसके लिए स्वर्ण कलश दान आपके अजयराज ने दिया है। इसी प्रकार उन्होंने अपने क्षेत्रों में जैन समुदाय को मंदिर बनाने की भी आज्ञा दी। और अजमेर में होने वाले दिगंबर और श्वेतांबर शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। हम सब जानते हैं जैन समुदाय दो भागों में बटा था, दिगंबर जैन समुदाय और श्वेतांबर जैन समुदाय। साधुओं के मध्य, हम कह सकते हैं यतियों के मध्य शास्त्रों को लेकर वाद विवाद होता था। उन वाद विवाद को हम शास्त्रार्थ बोलते हैं। अब जो आपके शास्त्रों का ज्ञाता होता था, मर्मज्ञ होता था, उनको इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करने के लिए बुलाया जाता था। तो ऐसी ही एक दिगंबर और श्वेतांबर की जब शास्त्रार्थ हुआ था अजमेर में तो उसकी अध्यक्षता करने के लिए आपके अजयराज जी को बुलाया गया। तो इससे एक बात और पता लग गई कि ये शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसीलिए उनको अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया है। और अंत में जब इनका ध्यान आपके धार्मिक प्रवृत्ति की ओर गया तो उन्होंने अपने पुत्र आनाजी के पक्ष में पुष्कर में संन्यास लिया और राजपाट को छोड़ दिया। तो इस प्रकार साथियों हमने आज की कक्षा में पृथ्वीराज प्रथम,
उनकी उपाधियों, उनकी सैनिक उपलब्धियां और तुर्कों से इसका किस प्रकार संघर्ष हुआ, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। उसके बाद में अजय राज्य की जो सैनिक उपलब्धियां हैं, उनका तुर्कों से जो संघर्ष हुआ है, उनके द्वारा जो निर्माण कार्य है, और निर्माण कार्य के बाद में उनके जो आपके अजयपाल से जो तुलना है, और उसके बाद में जो उनकी आर्थिक उन्नति का काल है और धार्मिक सहिष्णुता का जो उनका आपके विचार है, उन सबको देखने का प्रयास किया। अब अगली कक्षा में हम पृथ्वीराज प्रथम और अजय राज्य के बाद में आने वाले शासक जैसे अर्णोराज है, विष्णुदेव चौहान है, पृथ्वीराज तृतीय है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।